नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून कुमार अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम जलवायु के बारे में अपना अध्ययन शुरू किए हैं। भूगोल में 4-5 वीडियो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में डाला, जिसमें बताया गया कि भूगोल का बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है। ऐसा ये इसलिए मैं वो सब बताया कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी 1-1.5 साल 2 साल है ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पूरा उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके मतलब 4-5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये अक्षांश देशांतर या पृथ्वी की गतियां के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो वो लोग थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाते हैं। मेरा वो पीछे का सभी वीडियो उनके लिए काफी कारगर साबित होगा। पिछले क्लास में हम जलवायु विज्ञान शुरू किए थे। जलवायु को बताया गया कि जलवायु 3 चीजों पर निर्भर करती है। जलवायु 3 चीजों पर निर्भर करती है। पवन, या जिसको वायु भी कह सकते हैं, ताप और वर्षा या जल। तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत ही इंटरलॉक है, एक दूसरे पर आश्रित है। पवन की दिशा के साथ वहां का वर्षा निर्धारित होता है। वर्षा से वर्षा जो है वो ताप पर भी निर्भर रहती है। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कड़ी में हमने पवनों के बारे में शुरू किया है। पवन के बारे में हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं कि पवन कटिबंध क्या क्या है, पवन दाब पेटियां क्या क्या है, पवन दाब पेटियों का निर्माण कैसे होता है। आज हम बताएंगे उन सभी पेटियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी। मैं बता चुका हूं दोस्तों कि ये पृथ्वी पर या ग्लोब पर 7 वायु कटिबंध है या पवन कटिबंध है। 7 कटिबंध में एक जो है भूमध्य रेखीय न्यून दाब। ठीक, भूमध्य रेखीय न्यून दाब कहां से कहां तक है? 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। ठीक, अब इस भूमध्य रेखीय दाब की क्या विशेषता है कि यहाँ पर जो पूरा वर्ष सालों भर सूर्य की किरणें लगभग तिरछे पड़ती है, लगभग सीधी पड़ती है। सीधे पड़ने से यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है। और आपको बता दूं कि तापमान जब अधिक रहेगा तो वायु दाब के क्या हो जाएगा, तापमान जब अधिक रहेगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। कहीं भी अगर तापमान अधिक रहेगा, मान लीजिए कोई भी जगह है, कोई भी क्षेत्र है जहाँ तापमान और दाब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक, तो जब पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो वहां तापमान ऊंचा रहेगा। ये विषुवतीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश मतलब कि 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। फिर विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। वहां प्रत्येक दिन वर्षा होता है। वर्षा को कैसा होता है, संवहनीय प्रकार का होता है। जो हम आगे बताएंगे कि वर्षा के कितने प्रकार के होते हैं, उसमें संवहनीय वर्षा के बारे में चर्चा होगी। वर्तमान में आप ये जान जाइए कि वर्षा जो होती है विषुवतीय प्रदेशों में, इस प्रदेश में इसमें संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय प्रकार की वर्षा प्रतिदिन होती है। जब प्रतिदिन कहीं वर्षा होगा तो वहां जलवाष्प की मात्रा जो है अधिक होगी। जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वायु का घनत्व जो क्या होगा, वहां कम रहेगा। जब वायु का घनत्व कम होगा तो वायु दाब की भी वहां कमी दिखाई देगी। इस बारे में आप देखिएगा। आपको इस तरह से फ्लो चार्ट या इस तरह से एक छोटा नोट्स मैं अभी भी पिछले वीडियो में बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं, आगे भी बताते रहूंगा। हमेशा आपको याद दिलाते रहूंगा कि अगर इस तरह का नोट्स आपका हर एक चैप्टर में तैयार है तो आप परीक्षा की आपकी तैयारी जो होती है वो पूर्ण होते जाती है। तैयारी एक सतत प्रक्रिया है, जब तक ना हो सिलेक्शन तब तक तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह का एक नोट्स बने, उसमें आप इनरिच कर सकते हैं किसी दूसरे की सहायता से या अपने से, तो और अच्छा होते जाता है। अगर इस तरह का नोट्स बने तो आप परीक्षा के कुछ दिन पहले किताब नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा आप किताब छोड़ देंगे कि अरे क्या पढ़े क्या छोड़े। ये अपना एक अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। अब कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि ये अक्षांश देशांतर से संबंधित जो है कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से हो गए। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो इसके बारे में भी आप हमेशा ध्यान देते रहिए। आगे मैं हर एक क्लास में बताते रहूंगा कि ये सब क्या अक्षांश रेखाएं क्या है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। ये सब थोड़ा सा आप
हमेशा सुनते रहिएगा तो याद रहेगा। तो अब देखिए विषुवतीय प्रदेश की जो दो विशेषता मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, मतलब कि तापमान वहां ज्यादा रहता है और वायु दाब कम रहेगा। ये न्यून दाब का क्षेत्र है, कैसे है, क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये न्यून दाब का क्षेत्र कैसे है। दूसरा बात, जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगी तो वायु का घनत्व कम रहेगा, वायु का घनत्व कम रहेगा तो वायु दाब की कमी रहेगी। तीसरा यहाँ क्या होता है कि पृथ्वी के अगर गोल गोल घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है अपने अक्ष पर, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी की गतियां में कि घूर्णन दिशा में कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है पृथ्वी अपने अक्ष पर। तो इस स्थिति में वहां पर क्या होगा, केंद्रीय शक्ति सर्वाधिक होगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्वाधिक रहेगा। अगर अपकेंद्रीय शक्ति मतलब कि केंद्र से दूर फेंकने की शक्ति, अगर अपकेंद्रीय शक्ति मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर वस्तु है अगर घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो केंद्र से दूर फेंकने की प्रवृत्ति, मतलब कि अगर ये रोटेट कर रही है तो केंद्र से दूर फेंकने की प्रवृत्ति को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक। और केंद्र की ओर फेंकने की प्रवृत्ति को अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। ये आपको हमेशा विज्ञान की कक्षा में यहाँ पढ़िएगा। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको दही महने वाला ये जो मशीन है या वॉशिंग मशीन है, ये अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करते हैं, जो केंद्र से दूर की ओर अपने को कोई भी चीज फेंकते हैं। तो वहां अपकेंद्रीय शक्ति अगर सर्वाधिक होगी, अगर कोई भी वायु है अपकेंद्रीय शक्ति इसके कोई भी पृथ्वी है वो अपने वायु को केंद्र से दूर फेंक रही है, तो वहां क्या होगा, दाब की मात्रा कम होगी। यहाँ पर दाब वायु की प्रवाह अगर इस ओर है तो वहां पर दाब की मात्रा कम होगी, ठीक। अब आइए चौथा जो पॉइंट है वहां है धरातलीय क्षैतिज पवनें वहां नहीं चलती है। विषुवतीय प्रदेशों में क्षैतिज पवनें मतलब कि इस तरह की क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पवनें वहां नहीं चलती है। वहां ताप के चलते वहां संवहनीय धारा है, मतलब कि ऊपरी वर्टिकल पवनें चलती है। तो इससे क्या होता है कि वहां पर क्षैतिज पवनें नहीं चलने से वहां शांत कटिबंध का एक निर्माण हो जाता है, मतलब कि वहां पर ज्यादा वायुमंडल में हलचल नहीं होती है, इसलिए उसको शांत कटिबंध या डोल ड्रम भी कहते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि डोल ड्रम का क्षेत्र क्या है, तो डोल ड्रम का क्षेत्र 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण है। ये हुआ विषुवतीय प्रदेशों की विशेषता। यहाँ पर क्यों न्यून दाब कटिबंध पाए जाते हैं। कटिबंध मतलब दो अक्षांशों के बीच का भाग को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश है, यहाँ पर उसके बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है, ये आप मत भूलिएगा, इंग्लिश में इसको जोन कहते हैं। अब आइए जो दूसरा अपना जोन है उपोष्ण उच्च दाब जोन, ठीक। ये न्यून दाब जोन था, न्यून दाब के बाद उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध का निर्माण क्या हुआ, जब विषुवतीय प्रदेशों से अपकेंद्रीय बल से हम लोग देखे हैं, अपकेंद्रीय बल के चलते या और संवहनीय बल के चलते यहाँ से जो पवनें चलती है ऊपर की ओर और ठंडे होकर जो पवनें फिर नीचे की ओर उतरती है, तो जब नीचे की ओर उतरती कहाँ है, वो उतरती है 23.5 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर यहाँ ऊपर में, और उसी तरह से इधर से भी 23.5 डिग्री दक्षिण से 37 डिग्री दक्षिण। 23.5 से आपको भुलाना नहीं है, कर्क रेखा, ऊपर वाले को 23.5 को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई अगर आशिक हो जाए जो अभी तलाश हो, उसको 23.5 उसको बोलते हैं, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन पर बैठ रहा हो, या पटना में भी जब मेट्रो बनेगा तो आपको बोरिंग रोड के मेट्रो स्टेशन या अशोक राजपथ के मेट्रो स्टेशन पर अभी जाकर देख रहा हो किसी को, मतलब कि आई एम सिंगल बट रेडी टू मिंगल वाला टाइप की स्थिति, ये 23.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा 0 डिग्री है, मतलब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो एक तरह से क्या है, सिंगल लड़का है, कुछ भी करिए उसको कोई मतलब नहीं है, अपने वो कमरा में पढ़ते रहेगा। 66.5 डिग्री क्या है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ये 66.5 डिग्री है कि फॉलिंग लव वाला है। इसको हर 1 मिनट का जवाब देना होता है। अगर कोई फोन आ गया तो हर 1 मिनट का जवाब देगा, कहाँ थे, क्यों नहीं उठाए, क्या क्या किए, सब बताओ विस्तार से, नहीं बताने पर सजा हो जाती है इन लोगों की। और ये क्या है, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण क्या है, ये लोग शादीशुदा है, 5 साल 10 साल हो गया शादी, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र है एकदम,
शांत पड़े हुए हैं। तो उसी तरह से देखिए उपोष्ण उच्च दाब मैं समझाने के लिए कहा हूं, आप निश्चित रूप से आपके सराउंडिंग में इस तरह से व्यक्ति मिलेंगे। ये उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र कैसे बनता है कि यहाँ से जो हवाएं जाती हैं यहाँ पर बैठती हैं, तो इसलिए जब कहीं ये उच्च दाब होगा मतलब कि हवाएं बैठती हैं। हम लोग देखते हैं ठंड के दिनों में हम लोगों के घर में क्या बढ़ता है, उच्च दाब की स्थिति बनती है। इसलिए ज्यादा जो लोग घर अगर साफ सफाई में ध्यान देते होंगे तो उन लोग देखते होंगे कि ठंड के दिनों में घर में ज्यादा कचरा जम जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर दाब अधिक रहता है। दाब अधिक रहने का, हवा का दाब अधिक रहने के कारण जो धूल कण जमने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। अब आइए, तो ये उपोष्ण उच्च दाब जो है, उपोष्ण उच्च दाब के चलते क्या होता है, वहां भी क्षैतिज संचलन नहीं होता है वायु का। वहां क्या होता है, क्षैतिज संचलन नहीं होता है, तो इसलिए वहां भी एक शांत क्षेत्र का निर्माण होता है। एक शांत क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। पहले मैं बता चुका हूं जब अक्षांश देशांतर बता रहा था तो उसमें। तो इसके बारे में क्या ये हुआ मैं आपको बता दिया। अब आइए उप ध्रुवीय न्यून दाब। उप ध्रुवीय न्यून दाब, ये भी न्यून दाब का क्षेत्र है। ये उच्च दाब का क्षेत्र हुआ, ये न्यून दाब का क्षेत्र हुआ, फिर एक बीच करके फिर ये न्यून दाब का क्षेत्र, मतलब कि लो प्रेशर का एक बेल्ट हुआ। ये लो प्रेशर का बेल्ट इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र से भी हवाएं घूर्णन गति के कारण इस बेल्ट में आती है, और साथ ही साथ यहाँ पर गर्म जलधाराओं की उपस्थिति है। ये कौन सा ये एरिया है, ये अगर आप मैप में देखेंगे तो ये पश्चिमी यूरोपीय भाग या उत्तरी अमेरिका का जो बीच वाला भाग है उसमें ये गर्म जलधाराएं चलती हैं, जिसे उत्तरी अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम। वो क्या करती है कि गर्म जलधाराओं के उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो ताप की अधिकता हो जाती है, ताप अधिक होगा, इसीलिए यूरोपीय भागों में जो है तटबंध जो होते हैं जमते नहीं है, सालों भर वहां बिजनेस के लिए तटबंध खुला रहता है। और जब ताप अधिक होगा तो वायु भार की स्थिति क्या होगी, वहां वायु भार जो है लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस कारण वहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। और ध्रुवीय उच्च दाब क्यों है, वहां पर अधिक ठंडा की स्थिति है। वहां पर 6 महीना ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात की स्थिति होती है। अधिक ठंडे के कारण और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वहां पर एक उच्च दाब का क्षेत्र दिखाई देता है। तो हमने प्रयास किया अभी कि कहाँ उच्च दाब और कहाँ न्यून दाब है और क्यों है। आगे के हम देखेंगे 3 तरह की जो मैंने पवने बताई थी, उस पवने के बारे में छोटा सा आपको रूपरेखा देंगे। पछुआ पवने जो है, पवनों के अंतर्गत मैंने पिछले क्लास में भी देखा था, पवने 3 तरह की होती हैं। पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर पवने 3 तरह की होती है। एक स्थायी या प्रचलित पवन, इसको परमानेंट विंड कहते हैं। एक सामयिक पवन और मौसमी पवन और टेम्पोररी विंड्स जिसे कहते हैं। और एक स्थानीय पवन, लोकल पवन। लोकल पवन 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। ये भारत में भी एक गर्म लोकल पवन बहती है जिसको कहते हैं लू। बाद में भी हम और उदाहरण देकर उसको समझाएंगे। अभी देखिए स्थायी और प्रचलित पवन जो है 3 तरह की होती है। एक व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन और एक ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड्स मतलब जो एक ही दिशा में हमेशा चले सालों भर। ये क्या होता है, इनकी दिशा क्या होती है, तो इनके ये उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, मतलब कि उपोष्ण ये जो है था उच्च वायु दाब इस बेल्ट से, और भूमध्य रेखा की ओर ये जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा ये मैं पूरा जब ये पूरा हो जाएगा तो एक बहुत ही एक अच्छा एक फिगर बनेगा। उस फिगर को समझने के लिए ही एनसीईआरटी में अगर आप उस फिगर को समझ लीजिएगा तो इतना याद नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं उसको बता रहा हूं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित ये जो व्यापारिक पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि 0 डिग्री से उत्तर, इनकी दिशा कैसे होगी, पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगर हम ये देखें दिशा कर देखें, अगर ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से माने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, मतलब कि इस दिशा में इनका उत्तरी गोलार्ध में इस दिशा की ओर इनका प्रवाह होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण ये हुआ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर,
मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में इनके बहने की दिशा इस तरह से होगी। ठीक, ये आप देखिएगा एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ है फिगर। तो ये हवाओं की दिशा है। ये जो हवाएं हैं, ये जो शुष्क हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं होती है, ये इनके बहने से महाद्वीपों के पूर्वी भाग में थोड़ी बहुत तो वर्षा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि महाद्वीप है ये अफ्रीका, मान लीजिए कि महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो पूर्वी भाग में तो वर्षा थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि ये समुद्र का प्रभाव के समुद्र से ये लोग अपना नमी को सोख लेते हैं, और इसलिए पूर्वी भाग में तो वर्षा हो जाती है। लेकिन पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण पश्चिमी भाग में देखिएगा, कभी भी आप मैप का अवलोकन कीजिएगा तो जितने भी मरुस्थल हैं वो सारे मरुस्थल, एक दो अपवाद को छोड़ के, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही है, गर्म मरुस्थल खासकर। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्वेश्चन ही पूछा गया है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी 1-2 साल पहले ही पूछा गया था यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। उसमें 3-4 कारण है। उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कहने के कारण कि वहां पर जब जो ट्रेड विंड्स वाले जो एरिया है, उसमें पूर्वी भाग में तो थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग आते आते उन लोगों का जितना भी हवा में नमी की मात्रा है वो खत्म हो जाती है। उस खत्म हो जाने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करा पाते हैं। इसीलिए ना सिर्फ अफ्रीका में, जबकि भारत में भी देखिएगा तो पश्चिमी भाग में ही थार का मरुस्थल है। इसी तरह से अगर आप दक्षिण अमेरिका के मैप को देखिएगा तो अटकामा का मरुस्थल की स्थिति पश्चिमी भाग में ही है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आते आते ये हवा शुष्क हो जाती है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती है। मरुस्थल का ये निर्माण होने का उत्तरदायी कारणों में से एक, अनेक उत्तरदायी कारणों में से एक इनका ये हवाएं भी है। और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में देखिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश जैसे 0 डिग्री में जब दोनों व्यापारिक पवनें, दोनों दिशा से आने वाली पवनें जब टकराती हैं आपस में, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में मतलब 0 डिग्री के आसपास एक छोटे से प्रदेश में बहुत भारी वर्षा कराती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा होने के 2-3 कारणों में से एक कारण ये भी है कि व्यापारिक पवनों का, वहां जो 2 व्यापारिक पवनें आपस में टकराती हैं उनका अभिसरण होता है या कन्वर्जेंस होता है, जिस कारण वहां पर उस प्रदेश में भारी बारिश होती है। इनकी दिशा क्या है? आमतौर पर इनकी दिशा तो देख लीजिए कि उत्तर, ये आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इनकी दिशा। हर एक एग्जाम में आपको इनकी दिशा के बारे में पूछा जाएगा कि उत्तरी ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा। शिक्षक, बिहार शिक्षक की परीक्षा में अगर भूगोल विषय जो है उसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस स्थिति में सब्जेक्टिव में तो सारा फैक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी दिशा क्या है। तो ये आपको याद रहना है ये चीज। उत्तर पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब आइए दोस्तों दूसरा पौन देखते हैं, पछुआ पौन है। पौनों के बाद दूसरा नंबर है पछुआ पौने का। आप ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, आप मैप को मैं कल जोड़कर बता दूंगा। एक मैप को आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो बहुत एक भयावह तस्वीर आती है, जो कि 2-4 पेज पलटने के बाद ही उसमें ऐसा दिया रहेगा। पूरा आदमी पढ़ जाता है किताब, लेकिन पढ़ाने भी लगता है। दूध के दांत टूटते नहीं, कुछ लोग पढ़ाने भी लगते हैं ज्योग्राफी, और उन लोगों से इसे पूछिएगा कि इसका ये क्या कह रहा है। नीचे लिखा होगा पवनों की दिशा। पवनों की दिशा अगर आप एनसीईआरटी की किताब कभी आप खोलिएगा तो उसमें लगेगा कि ऐसे सब दिया रहेगा, इस तरह की आकृति बनी रहेगी। तो उसमें पूरा पढ़ने के समय में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तैयारी करने के समय भी उसमें से अधिकतर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि क्या कह रहा है। ऐसे इस तरह से कुछ बना रहता है। वो पूछिएगा, वो अधिकतर लोग जो बाजार में है, जिनके दूध के दांत टूटना मन 1-2 मेंस जब लिख देना होता है तैयारी के फील्ड में, तो कहा जाता है कि दूध का दांत टूट गया। वो लोग भी भूगोल पढ़ाते हैं। तो पछुआ पौने क्या है कि पछुआ पौने है, इनकी पहले दिशा ये कहाँ पाई जाती है, तो उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर ये चलती है।
उच्च वायु दाब कटिबंध कहाँ था, इस सेकंड वाला कंडीशन में था। अभी हम आपको बता देंगे जगह कमी है। दिशा इनकी कैसी होती है, तो दिशा होता है, एक मिनट किसी बता दे रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री हो गया, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम मतलब ऐसे आप मैप बना लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस तरह से इनकी दिशा होगी, इस तरह से। और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम मतलब फिर एक बनाइए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब कि ये दिशाएं, ये जो हवाएं होती हैं अगर इस तरह से देखा जाए पूरे पृथ्वी पर, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा हो जाती है इस तरह से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम मतलब कि उत्तर और पश्चिम से इस तरह से दक्षिण पूर्व। ठीक, ये जो हवाएं हैं कब कहां चलती हैं, तो 40 डिग्री से 65 डिग्री मतलब 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उसी तरह से नीचे भी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हवाएं चलती हैं। दिशा इनका ये है, उत्तरी अक्षांश में इस तरह से दिशा होता है, और दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश, ये फिर एक दिशा ही इनका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पछुआ पौने का दिशा किस तरह से होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पौने का दिशा जो है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक, 60 से 65 डिग्री में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ये जो 40 से 65 डिग्री के जब बीच में चलती है, तो 40 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश पर और 60 डिग्री अक्षांश पर इनका जो है अलग अलग नाम है। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा तीव्र गति से चलती हैं। क्यों तीव्र गति से चलती हैं कि स्थलीय भाग का वहां अभाव है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है। तो स्थलीय भाग के अभाव के कारण वहां पर जो हवाएं हैं पछुआ पवने बहुत तेज से चलती है। और पछुआ पवन चलती कैसे है, पहले आमतौर पर जब हम कहते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ पवने का दिशा होता है। तो 40 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में इनका स्पेसिफिक नाम है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, उत्तरी में नहीं, दक्षिणी अक्षांश, अगर पृथ्वी के गोलार्ध मान लें ये पृथ्वी, तो दक्षिणी अक्षांश में 40 से 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री मान लीजिए, तो इनका हर एक अक्षांश में इनका स्पेसिफिक नाम है। वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 40 डिग्री में चीखता चालीसा, जिसको हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहेंगे रोअरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री पर प्रचंड 50, फुरियस 50, और 60 डिग्री पर चीखता 60 फिर। तो इस तरह से ये आप हमेशा इस किताब में पढ़ते होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 40 डिग्री पर क्या कहा जाता है, तो चीखता गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री पर चीखता 60, ये है। और उसके बाद अब आइए थोड़ा ध्रुवीय प्रदेशों में हवाओं के बारे में देख लें। ध्रुवीय प्रदेश में जो हवाएं चलती हैं, जो कि स्थायी प्रचलित पवनों में 3 तरह की पवनें थी। व्यापारिक पवनों को हमने देख लिया, पछुआ पवनों को देख लिया। अब ध्रुवीय पवन जो है, ध्रुवीय पवन मतलब कि नॉर्थ, ध्रुवीय पवन जो है नॉर्थ उत्तरी ध्रुव मतलब कि 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी को ध्रुवीय कहते हैं। तो ध्रुवीय उच्च दाब से
मतलब कि इनकी दिशा होगी ध्रुवीय उच्च दाब। ये उच्च दाब का क्षेत्र है था। अभी हमने पवनों के बारे में बताया, आज ही क्लास में बताया। तो उच्च दाब कहाँ होता है और न्यून दाब कहाँ होता है, ये थोड़ा सा आप पॉज करके पीछे देख लीजिए, एक बार फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्रुवीय उच्च दाब से दोनों कटिबंधों में, दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब यहां पर था। तो ध्रुवीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर इनका प्रवाह होता है। और इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, मतलब फिर एक ऐसे डायमेंशन कर लीजिए। आपको दिशा का ज्ञान होना ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हुआ पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। तो इनकी दिशा कैसे होगी? इनकी दिशा होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इनकी दिशा ऐसे होगी। ये आप फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए कि ध्रुवीय पवनें जो होती हैं, ध्रुवीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। इनकी दिशा कैसी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा इनका दिशा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है दक्षिण पश्चिम से। फिर एक बार यहाँ पर ऐसे डायमेंशन खींच लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इनका दिशा कैसे हो गया? दक्षिण पश्चिम से, मतलब कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, एक मिनट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, इस तरह से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से, एक मिनट, ठीक पता है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। इनका दिशा कैसे होगा? दक्षिणी गोलार्ध में इनका दिशा कैसे होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं ये इनके। और आमतौर पर इनको क्या कहा जाता है? ये पूर्वा पवनें ही होती है, पूर्वा पवनें, जो कि व्यापारिक पवनों को ही पूर्वा पवनें कहा जाता था और ध्रुवीय पवनों को ही पूर्वा पवनें कहा जाता है। और इनको एक और नाम है ध्रुवीय क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्स। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि ध्रुवीय पवनों का एक और नाम क्या है। तो नॉर्थ ईस्टर्स, अगर कहीं आपको नॉर्थ ईस्टर्स देखने को मिले तो ये ध्रुवीय पवनें होती हैं। तो इस तरह से हमने स्थायी और प्रचलित पवनों के बारे में देख लिया कि 3 तरह के पवनें होती हैं। तीनों तरह के पवनों के बारे में हम जान गए कि इनका दिशा क्या है और किस क्षेत्र में चलती है। एक बार हम फिर सामयिक और मौसमी पवनों के बारे में और स्थानीय पवनों के बारे में कल पढ़ेंगे। और पूरे पवन को एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, एक ग्लोब बना के पूरे पवनों की दिशा दिखा देंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेटिव एक क्लास है। और आप इसमें अगर ये सब चीजें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा दिशा के बारे में आप जानकारी हो जाएगा, तो आप यहाँ से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए सक्षम होंगे। आशा है कि आपका ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।